नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य इस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, संवैधानिक विकास की दृष्टि में हमारी सीरीज चल रही है और संवैधानिक दृष्टि के विकास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। सबसे पहले बात करने की कोशिश यह करेंगे कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, उसमें क्या रीजन था इसको लाने के पीछे। सबसे पहले रीजन की बात यदि हम लोग करें तो आप जानते होंगे कि हमारे जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो यूरोपियन युद्ध हो रहे थे, तो उसी युद्ध के दौरान क्या हुआ कि एक नेपोलियन थे, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का एक सिद्धांत लाया, जिसके तहत यूरोपियों को हर मार्ग में जाने के लिए रुकावट किया गया। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारी कंपनियां थी, जिसके कारण वो लोग व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत होना चाहते थे, परंतु बात ये हुई कि उनका विरोध पूरे यूरोपीय कंट्रियों में होने लगा और इसके बाद अन्य देशों के साथ भी इनका जो व्यापारिक संबंध था वो बेहतर नहीं हुआ और इतनी सारी कंपनियों को चलाने के लिए केवल भारत ही एक ऐसा देश बचा था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से स्थापित थी। इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारी ब्रिटिश संसद थी या ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन देश के अंदर ब्रिटिश जो इंग्लैंड के अंदर सारे व्यापारी ये चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व है भारत में, उसको एकाधिकार समाप्त, मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाए और सारे ब्रिटिश व्यापारियों को भारत आने जाने की सारी अनुमति दे दी जाए। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने एक चार्टर्ड एक्ट मतलब प्रावधान किया, यहाँ पास करके भेजा, जिसके तहत कुछ विशेष प्रावधान है जो आपको बताएंगे, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहले हम बात करें, पहला पॉइंट है हमारे पास कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो कंपनी के पास व्यापार करने की सारी शक्तियां थी भारत के अंदर और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में, उन सारी शक्तियों को इन्होंने समाप्त कर दिया इस चार्टर्ड एक्ट में। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरा पॉइंट है कि चीन और चाय, मतलब चीन का चाय के साथ जो संबंध था व्यापारिक रूप से, अफीम के रूप से, ये सारे प्रावधान अभी भी कायम रखा गया, ये बने रहे उनके सारे व्यापार। चीन के साथ जो उनका व्यापार चलता था उन पर किसी प्रकार का प्रभाव उन्होंने नहीं डाला। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट की बात हम लोग करेंगे कि सभी ब्रिटिश व्यापारी, मतलब आपको हमने पहले ही बताया था कि जितने भी इंग्लैंड के अंदर रह रहे सारे ब्रिटिश व्यापारी थे, उनको भारत आने के लिए बहुत जरूरी पड़ गया था। भारत से व्यापार करने की एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए चाहते कि सारे ब्रिटिश व्यापारी भारत आकर व्यापार करें। इसलिए इस चार्टर्ड एक्ट में सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की क्या दे देगी, छूट दे दी गई। सभी लोग आ सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ। चौथा पॉइंट है कि भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई और जो धर्म प्रचारक होते थे वो धर्म प्रचारक के माध्यम से अनुमति लेकर के भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर को भारत आने और बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई। बात यह थी कि जब भारत आते हैं ये लोग व्यापारी और इंजीनियर, तो इंजीनियर आकर भारत में विज्ञानवाद को बढ़ावा देते हैं और विज्ञानवाद को बढ़ावा देने से हमारे जो भारतीय लोगों पर, उनके समाज पर, उनकी प्रगति पर जिस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे विरोध उत्पन्न कर देते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत में नहीं आने देंगे हम लोग। इसके बाद कंपनी की आय से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा है कि कंपनी की आय से, मतलब कंपनी जो इनकम करेगी उससे भारतीयों की जो शिक्षा, मतलब भारतीयों की जो शिक्षा, कैसी शिक्षा, जैसे वो गुरुकुल में पढ़ते थे, उनकी शिक्षा एक सामाजिक शिक्षा, एक धार्मिक शिक्षा थी, मगर एक विज्ञानवाद को बढ़ावा देना, साहित्य को आगे बढ़ावा देना, साहित्य के क्षेत्र में बेहतर काम करना, वो सारी शिक्षाएं इतनी बेहतर तरीके से लागू नहीं थी। मतलब विज्ञान पर आधारित शिक्षा का प्रोत्साहन करना अंग्रेजों का एक मूलभूत आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने कंपनी की आय से
भारतीय शिक्षा को आधुनिक शिक्षा में बदलना, मतलब पुरानी पद्धति को आधुनिक शिक्षा के रूप में बदलना, उसके लिए उन्होंने कंपनी की आय से 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। इसका भी विरोध हमारे ब्रिटिश संसद पे हुआ। आगे बात आती है, 7वां नंबर पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा साहित्य, लिटरेचर और साइंस आधारित शिक्षा को बढ़ाने में विशेष महत्व दिया गया। इस चार्टर एक्ट ने भारतीयों के रूप में एक बेहतर, मतलब एक आधुनिकवाद का जन्म इस चार्टर एक्ट ने हमें सिखाया कि भारत में जब ये चार्टर एक्ट आया था तो उसने पूरे भारतीयों को बदलने की कोशिश की, उनको पूर्ण रूप से चेंज करने की। जो समाज में वो जीते थे उस समाज से उनको आगे ले जाना चाहते थे। शिक्षा एक ऐसा मानव का मूलभूत आवश्यकता है जिससे मानव में एक बेहतर बदलाव उत्पन्न होते हैं। और ये अंग्रेज चाहते थे कि व्यक्तियों को आधुनिक शिक्षा देकर उनको समाज में रहना, चलना फिरना, सारी चीजों से हमें अवगत कराना है। इस वजह से ये लोग भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे। तो इस प्रकार आज 1813 के चार्टर एक्ट के सारे प्रावधान कंप्लीट होते हैं और फिर हम जल्दी 1833 के चार्टर एक्ट के साथ अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।